हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in पर। और हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे। लास्ट जो है हमने हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का उसको कंप्लीट किया था, और आज हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था पहले उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। क्विक जो है मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। प्लस एक बहुत कॉमन क्वेरी आप सबके आ रही है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। आपने बताया था कि आप शॉर्ट में नोट्स बनाएं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से चीज़ों को लिखना है, किस तरीके से नोट्स को जो है वो बनाना है। तो थोड़ी मैं प्रयास करूँगा उस बात को लेके भी आपकी चिंता को एड्रेस करूँ मैं, और कुछ ओवरव्यू आपको मिल पाए। तो मैं कुछ बना के लेके आया हूँ नोट्स, जो समरी नोट्स कह सकते हो आप। हालांकि ये मेरे बनाने का तरीका है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से, और कितने लेंदी कितने शॉर्ट वो होने चाहिए। तो एक उसका आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक का मैं पूरा तैयार करके लेके आया हूँ। सिमिलरली इसी तरीके से आपको फिर आगे के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर आपको नोट जो है वो बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो शुरू करें अपना डिस्कशन, चर्चा। आइए जरा, क्या था ये टॉपिक, पहला टॉपिक जिसका नाम था अपना क्या, इंडियन इकोनॉमी फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी कुछ विशेषताएं व समस्याएं। कि जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसके मेन फीचर्स क्या है, क्या क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और क्या उसकी मेन प्रॉब्लम्स है। पहली चीज़ तो हमें ये डिस्कस करनी। दूसरा, 3 पॉलिसियों के बारे में। एक तो इकोनॉमिक यानी आर्थिक पॉलिसी, आर्थिक नीति। दूसरा फिस्कल यानी राजकोषीय या राजस्व। और तीसरा इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक नीति। तो ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, नीतियाँ होती हैं। पॉलिसी नीति क्या होती है इसके बारे में भी हमने काफ़ी विस्तृत जो है चर्चा की थी। तो ये 3 तरह की जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, इनके बारे में भी हमें इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर हमने जो है पूरा पढ़ा था और गहराई से जो है चीज़ों को समझा था। अब मैं प्रयास करूँगा कि वो जो पूरा डिस्कशन था अपना, हालांकि उसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स आपको देखने में 6-7 मिलेंगे, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था, इस वजह से कई बार 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के कुछ शॉर्ट जो है वीडियोज़ वो भी इसमें शामिल है। तो इफेक्टिवली 3 से 4 घंटे के अंदर हमने पूरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कवर किया था। करीब 3-3.5 घंटे उसके अंदर पूरा टाइम हमने दिया था। हालांकि ये समय इतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसलिए लगा क्योंकि पहली क्लास हमारी पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट को लेके थी। फिर आगे भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो शब्द कुछ बीच में आ रहे थे, तो उससे जुड़ी हुई बातें हमने जो है डिटेल के अंदर पढ़ने का प्रयास किया था। तो अब मैं जो है आपको क्विक इसकी समरी, प्लस आप साथ में ये देखते रहें कि जो ये समरी है ये किस तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया, लिखने का यहाँ पे जो है वो लिखा है, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि इस तरीके से शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको तैयार करने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि जो इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स है तीनों, उनका कितना योगदान है जीडीपी के अंदर और रोजगार के अंदर। ये एक ऐसा डाटा है, ऐसा फैक्ट है जिसे आप जितना जल्दी याद करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज ये डाटा आपके कई जगह जो है वो काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूँ देखिए, अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और उससे जुड़ी हुई जो सेक्टर है वो, उसका योगदान है करीब 20%। और रोजगार के हिसाब से उसके अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, उससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो देश की आधी से ज़्यादा आबादी 53% लोग जो है वो कृषि के ऊपर आधारित है। क्लियर। दूसरा, बात करें सर्विस सेक्टर की,
जिसको हम टेरिटरी सेक्टर या सेवा सर्विस सेक्टर या तीसरा जो सेक्टर है वो, इसका एग्जैक्टली रिवर्स है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 53.89%, 53% के करीब, और ये रोजगार देता है 29% लोगों को। और फिर एक और बचा कौन सा, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं या उद्योग या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें, इनका जीडीपी में योगदान है 26% के करीब, और रोजगार देता है ये 18%। तो जो सबसे कम रोजगार जो है वो कौन से सेक्टर के अंदर है? सबसे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पे है? यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर। क्लियर है? हमने पढ़ा था क्या कि जो एग्रीकल्चर से जो एक्सेस लेबर है उसको ट्रांसफ़र करना गवर्नमेंट का टारगेट है। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। ठीक है, और इसका जीडीपी में योगदान को भी क्या करना है? बढ़ाना है हमें। क्लियर? समझ आ गई बात? दोबारा से, एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना? जीडीपी में तो 20%, रोजगार के हिसाब से लोग कितने निर्भर है उसके ऊपर? 53%। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में तो 26% और लोग कितने? 18%। सर्विस सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में 53.89% और जीडीपी में रोजगार में कितने? 29%। ठीक है, तो ये डाटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर कट बात है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है कौन सी? की फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब ये जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, सॉरी मैं हिंदी में कुछ गलत लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये शब्द सही नहीं है, कैसे लिखते हैं विशेषताएं। अब देखिए, ये जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपको नोट्स बनाने थे, और नोट्स हमेशा आप पॉइंट वाइज बनाएं या चार्ट बना के बनाएं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या है? जब चार्ट टाइप में आप बना के रहते हो तो पूरे उस टॉपिक का क्रक्स जो है, वो पिक्चर जो है आपके दिमाग के अंदर फीड होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें, और वो आपको टॉपिक बहुत छोटा लगता है, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लगता। अगर इसी में मैं 3-4 पेज इन्वॉल्व कर दूंगा नोट्स बनाने में, तो वो नोट्स नहीं रहेंगे, फिर वो आपके लिए पूरी किताब की किताब है। वहीं वो एक पेज के अंदर अगर मैं पूरा कंपाइल कर लेता हूँ तो वो दिमाग में आपके जल्दी बैठेगा, जल्दी फीड होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स बताए थे हमने, की फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के जो मुख्य फीचर्स हमने देखे थे, उसके जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको क्या करने थे? नोट्स के अंदर उन पॉइंट्स को जैसे जैसे हम पढ़ रहे थे उन नोट्स पॉइंट्स को आप लिखते जाते, और हर पॉइंट के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी आप उन्हें भी क्या करते? लिखते जाते। मैंने ये इस चार्ट रूप में बनाया है, आप इसको पॉइंट वाइज भी बना सकते थे। पॉइंट वाइज का मतलब सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट जब जो पढ़ रहे हैं, जैसे लो पर कैपिटा इनकम, जो हिंदी के साथी है वो ऐसे लिख सकते थे, प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। फिर ये ऊपर हेडिंग लिखी, इसमें जो भी क्विक पॉइंट हम लिख रहे थे, बुलेट पॉइंट्स, वो सारे आप बुलेट पॉइंट्स क्या कर सकते थे? लिख सकते थे। ठीक है, और अगले चैप्टर में भी आप इसी चीज़ का ध्यान रखें। आपको या तो पॉइंट वाइज चलना है, पहला पॉइंट लिख दिया, फिर अगला पॉइंट आ गया सेकंड, तो वो सेकंड लिख दीजिए, फिर थर्ड, इस तरीके से पॉइंट वाइज जो क्विक, जो मेन की फीचर्स है, डाटा है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, वो लिखते चलना है अपने को। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय वो क्या है? काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, तो पहली चीज़ तो प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? तो एक तरीके से हम टोटल जो देश की इनकम है, जीडीपी है, डिवाइड बाय कर देते हैं पॉपुलेशन की, जो देश की नेशनल इनकम है, टोटल जो नेशनल इनकम है उसके अंदर भाग देते हैं हम अगर कि इसका पॉपुलेशन का, तो उस नेशनल इनकम के अंदर एवरेज हर किसी के हिस्से में कितनी आ रही है वो आ जाएगी। अगर 2020 का फिगर देखें तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी $1900 के करीब थी, $1900 थी। फिर अगर 2019 की ही बात करें तो हमारी वर्ल्ड के अंदर 144वीं रैंक थी, किसके टर्म्स में? प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से।
तो क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसके हिसाब से हम दुनिया में 5वें नंबर पे, 5th कंट्री है हाईएस्ट जीडीपी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय की देखें, पर पर्सन इनकम के हिसाब से देखें, तो हमारी रैंकिंग 100 प्लस में चली जाती है, सीधे हम 144 में। और 2020-21 में ये थोड़ी सुधार हुआ है इसके अंदर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने वापस जंप किया। फिर भी अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो हम टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर है, लेकिन पर पर्सन इनकम के हिसाब से देखें तो हमारी रैंकिंग काफ़ी लो है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जीडीपी भी ज़्यादा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में बहुत कम आय आ रही है। यूएस की हमसे 15 टाइम्स है, चाइना की हमसे 3 गुना है जो प्रति व्यक्ति आय। हालांकि चाइना हमारे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, लेकिन उनकी जो वो क्या कहते हैं जीडीपी, वो इतनी ज़्यादा है कि उनके प्रति व्यक्ति आय हमसे 3 गुना ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इंडिया की इकोनॉमी के प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो देख रहे हैं। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, जो हमारे इकोनॉमी की सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि हमारी जो आबादी है वो 1.21 बिलियन जो है एक आबादी है, 121 करोड़ लोगों की आबादी है, और दुनिया के अंदर हम आबादी के हिसाब से 2nd रैंक पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादातर हम लोग निर्भर रहते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक। अभी हमने देखा कि 53% लोग जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। 53% मतलब आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि के ऊपर निर्धारित है। अब निर्धारित तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है, जीडीपी में बहुत लिमिटेड योगदान है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, प्रति व्यक्ति जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो क्या है, बहुत कम है। दूसरा, हमारी जो कृषि है वो किस पे निर्भर रहती है, मानसून के ऊपर निर्भर रहती है कि अच्छी बारिश हुई तो ठीक है, नहीं तो खराब है फसल। क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई व्यवस्था नहीं है, आज भी सिंचाई व्यवस्था बहुत कम क्षेत्रों के अंदर है। जैसे कुछ एक स्टेट है वहाँ पे 100% सिंचाई है, नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ आज भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, जो नई टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका कोई इजाद नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, प्रशिक्षण नहीं दिया गया लोगों को। फार्मर्स जो है वो एजुकेटेड नहीं है, मतलब इवन फार्मर होते ही वही है जो अनएजुकेटेड है, मतलब फार्मर इज इक्वल टू अनएजुकेटेड, यही माना जाता है अपने यहाँ पे कि जो एजुकेटेड है वो फार्मर क्यों बनेगा। समझ रहे हो बात? तो ये कुछ कारण है, इस वजह से जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है ये एक प्रमुख फीचर है। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, एक तो गरीबी, अथक गरीबी और असमानता। अगर गरीबी के हिसाब से देखें तो 2011-12 का जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, करीब 22% लोग बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। अब ये गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है, तो उसके लिए जो है कुछ पैमाना दिया हुआ है, सरकार के द्वारा तय किया गया है। वो पैमाना क्या है तो मैं बता दूं, 2 तरह के पैमाने हैं इसके अंदर। एक तो कैलोरी, कैलोरी क्या होती है, जो ऊर्जा व्यक्ति ग्रहण करता है, जो ऊर्जा मतलब हम खाना पानी, ये जो भी दिन में चीज़ें खाते पीते हैं उनसे हमें कैलोरी प्राप्त होती हैं। तो कैलोरी के हिसाब से देखें तो 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी, ठीक है। वहीं आय के हिसाब से देखें, इनकम के हिसाब से तो 816 रुपये और 1000 रुपये, ये शहरी क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पैमाने हैं। अगर किसी की आय या कैलोरी इस न्यूनतम तक वो नहीं पहुंच पाता, तब हम उसको क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे। तो ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने पढ़ा था कैपिटल फॉर्मेशन, 5वां पॉइंट, यानी कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या होता है, पूंजी निर्माण? तो देखिए, मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था कि जो एक इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स है, जो अलग अलग लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, बचत करते हैं। क्या करते हैं, बचत करते हैं। ये बचत सारी कहाँ रहती है, बैंक्स के पास रहती है। बैंक इन बचत को क्या करती है, इकट्ठा करती है,
हर व्यक्ति की जो सेविंग्स है उनको इकट्ठा करके आगे किसको देती है, लोन के रूप में देती है बिजनेसेस को जो व्यापार करना चाहते हैं। तो हुआ ये कुल मिला के कि लोगों की जो छोटी छोटी बचत थी, किसी के 100 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के 10,000 रुपये, वो सारे कलेक्ट होके पूंजी के रूप में निवेश हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, लोगों के पास जा रहा है। और इन पैसों की वजह से क्या हो रहे हैं, न्यू बिजनेसेस जो है, नए नए व्यापार जो है वो खुल रहे हैं, नई फैक्ट्रियाँ, नए उद्योग वो स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, पूंजी निर्माण कहलाता है, पूंजी का निर्माण होना। ठीक है, अब किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक मिनिमम दर से पूंजी निर्माण होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूंजी निर्माण नहीं करोगे तो क्या होगा, वो मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, मान लो आज अगर इंडिया की बात करें, भारत की, तो भारत की आबादी है मान लो 1.21 नहीं, 121 करोड़। ओके, अब 121 करोड़ के हिसाब से हमारे यहाँ पे उद्योग है, हमारे यहाँ पे कृषि है, हमारे यहाँ पे सेवा जगत है, मतलब ये सारे सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किन की आवश्यकताओं के लिए, इन 121 करोड़ बंधुओं की आवश्यकता के लिए। कृषि जो है वो खाने पीने की आवश्यकता, उद्योग जो है वो बाकी आवश्यकता, सेवा, शिक्षा, हेल्थ, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये अलग अलग सेक्टर कर रहे हैं। अब मान लो ये बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान, ये आबादी थी, कितनी थी, 121 करोड़। तो इससे काम चल गया। अब नेक्स्ट ईयर आया फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। अब 2021-22 के अंदर ही ये सेम जो रिसोर्सेज है, सेम रिसोर्सेज मतलब उतने ही संसाधन जो लास्ट ईयर थे, वही सेम संसाधन इस साल भी उतने ही काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि एक साल के अंदर आबादी बढ़ के मान लो 123 करोड़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है 2 करोड़ एक साल में नहीं बढ़े, लेकिन मान लो बढ़ के कितने हो गए, 123 करोड़। अब जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा जनता आ गई, कितनी, 2 करोड़ एक्स्ट्रा जनता, इतने लोग और बढ़ गए। अब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, इनकी भी तो आवश्यकताएं होगी, रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़ों की, तो इनकी पूर्ति के लिए भी तो एक्स्ट्रा संसाधन चाहिएंगे। तो ऐसे में हर साल, मतलब इस साल में क्या होना चाहिए, कुछ नए जो है उद्योग खुलने चाहिए, कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिए, सेवा जगत में भी कुछ विस्तार होना चाहिए। ये सब कार्यक्रम होंगे तभी हम इनकी संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। कायदे से तो 2 करोड़ की आवश्यकता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा और प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम क्या कर सकें, निर्यात कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, उससे ही तो हमारी वृद्धि होगी। तो इन सब ये नए काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कैपिटल, जो पैसा लगा सके। भाई आज फैक्ट्री लगाना आसान काम नहीं है, तो ये पूंजी कहाँ से आएगी, ये पूंजी आएगी 2020-21 के दौरान लोगों के द्वारा की गई सेविंग्स, जो भी बचत की थी वो सारी बचत जो है वो बैंकों के द्वारा इकट्ठी होके इन लोगों के पास जाएगी, जिससे ये नए उद्योग, नए ये सब सेटअप होंगे। और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो 2 करोड़ जो नए लोग आए हैं उनके लिए नए रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। ये मत सोचिएगा कि एक साल में ही वो बड़ा हो गया क्या बच्चा, 2020 में पैदा हुआ, 21 में सीधा नौकरी मांगने लग गया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे संसाधन भी हमारे क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। इवन संसाधनों को हमें तेज गति से बढ़ाना होगा। अब संसाधन बढ़ाने हैं तो देश में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और वो पूंजी कहाँ से आती है, तो वो उसके लिए हमें कैपिटल को बनाना पड़ता है, पूंजी का निर्माण करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमारे जो कैपिटल फॉर्मेशन की 14% की स्टैंडर्ड रेट होती है कि किसी भी देश में सिर्फ जो बढ़ती हुई आबादी है उसको मेंटेन करने के लिए 14% पूंजी तो चाहिए ही चाहिए। 2011 में हमारी जो पूंजी निर्माण थी वो 31% थी,
और 2020 के अंदर ये करीब थी कितनी, 30%। हालांकि ये कोविड ईयर था तो यहाँ पे लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो बचत भी कम हुई, ठीक है। फिर भी 30% हमारी कैपिटल फॉर्मेशन की दर है, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट हमने पढ़े अभी तक इंडिया की इकोनॉमी के फीचर्स। पहला, प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमारी कम है। आपको नोट्स ठीक इसी तरीके से बनाने हैं, शॉर्ट में पॉइंट लिखा, ये चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, एक पॉइंट उसके नीचे जो ये कुछ खास बातें हैं वो लिख दी, फिर दूसरा पॉइंट, फिर उसकी कुछ खास बातें, और ये साथ साथ में करना है। साथ साथ में आप नहीं लिख पाते तो क्लास खत्म होने के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार से टॉपिक को खुद से पढ़ें। जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो नोट्स में से हिंदी के साथ ही हिंदी में और इंग्लिश के साथ ही इंग्लिश में जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सब कुछ चीज़ें आप ये मत अज्यूम कीजिए कि हमें रेडीमेड मिलेगी। जब तक आपके खुद के हाथ, खुद का एफर्ट जो है वो नहीं लगता, तब तक डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते। नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, अदर फीचर्स। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी रही है हमेशा से, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड मतलब जो प्लानिंग के हिसाब से ही हम चलते हैं। हमारे यहाँ पे 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब जो है इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो हम हमेशा से एक प्लान के तहत ही चलते आए। नेक्स्ट, हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए कितनी थी जीडीपी 2019 के दौरान, 2.89 लाख करोड़ डॉलर। डॉलर्स में कितनी, 2.89 करोड़ डॉलर, लाख करोड़ डॉलर, ठीक है। इसमें ग्रोथ रेट हमारी जो जीडीपी की 2021-22 के दौरान करीब 9%, यानी 8.9% रहने की उम्मीद बताई गई थी। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हैं 2024-25 तक, जो अभी 3 लाख करोड़ के आसपास है। ये 5 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, और 2028 तक हमारा लक्ष्य है कि हम जापान को पछाड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो है वो अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, आफ्टर यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट, इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ हमारा जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी सरकारी, गवर्नमेंट प्लस निजी, दोनों क्षेत्र जो हैं साथ साथ में चलते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट, मानव संसाधन। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है क्या, हमारे यहाँ का मानव संसाधन, लेकिन उसके साथ कुछ समस्या भी है। क्या, स्किल्स का नहीं होना, एजुकेशन के अंदर कोई स्टैंडर्ड्स का नहीं होना, प्रॉपर ट्रेनिंग का नहीं होना। तो जो मानव संसाधन तो है, लेकिन उनको हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए। और नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हमारा जो सेवा का क्षेत्र है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा असेट है, बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर आप देखें तो वो जीडीपी के अंदर करीब 50% से भी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है। कौन, अकेला सर्विस जगत, ये सेवा का सेक्टर। हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया भर में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के कुछ प्रमुख जो फीचर्स हमने 8-10 पॉइंट देखे। अब नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं ये कह रहा था इस तरीके से आप पॉइंट बना के पढ़ सकते हो, ठीक है, एक एक करके पॉइंट बना के लिख के। अब प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या है बताओ। तो वही है समस्याएं जो अभी ऊपर हमने देखी। अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे तो आपको लगभग तो पता चल गई होगी क्या समस्याएं है। सबसे पहला, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। उसका कारण क्या है, हमारी जीडीपी तो ज़्यादा है बट हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भरता। तो हमने देखा मोर देन 50% जो है वो इसके ऊपर निर्भर है, और इसका जीडीपी में योगदान जो है कितना है,
20% के लगभग। तो ऐसे में एक तो जीडीपी में इसका योगदान को बढ़ाना है, दूसरा जो निर्भर इतने लोग हैं उनको दूसरा रोजगार दिलाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने बताया था एक खेत है जिस पे 4 लोगों का काम है, वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 जो अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो दिख तो रहे हैं, रोजगार है, उनको काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनकी वजह से क्या कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है क्या गेहूं के उत्पादन में, या जो भी वो काम कर रहे हैं क्या उससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है? नहीं। तो इफेक्टिवली वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड, या दूसरा नाम होता है डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये इसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, मतलब ऐसी बेरोजगारी जो हमेशा के लिए रहती है। तो उसका कारण बताया था। अब इंडिया में जितने रोजगार हैं और जितने युवा बेरोजगार हैं, तो जैसे 2 करोड़ लोग हैं तो जॉब ही 1 करोड़ की है, हमारे यहाँ कैपेसिटी ही 1 करोड़ की। 1 करोड़ तो हमेशा ही क्या रहेंगे? बेरोजगार ही रहेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ रहता है? मेनली कृषि क्षेत्र में, ये याद रखिएगा। कहाँ रहता है? कृषि क्षेत्र के अंदर। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ रहता है? कृषि क्षेत्र के अंदर। कारण क्या है वो मैं बता चुका हूँ। एक खेत है, वहाँ 4 लोगों के काम करने की कैपेसिटी है, वहाँ काम कर रहे हैं कितने हैं? 8 लोग, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 4 हैं उनका जो योगदान है, योगदान मतलब वो काम तो करते होंगे, लेकिन उनकी वजह से क्या इस खेत से होने वाले प्रोडक्शन पे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इनइक्वलिटी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता, आय की असमानता। इसमें हमने देखा था कि जो टॉप के 5% है उनके पास देश की 38% वेल्थ उनके पास है। देश के 38% संसाधन सिर्फ टॉप 5% के पास है। नेक्स्ट, लो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, नई नई तकनीकें हैं, वो सिर्फ बड़े जो उद्योगपति, बड़े जो बिजनेस है वहीं तक सीमित है, आम लोगों के तक इनकी पहुंच नहीं है। मतलब कृषि क्षेत्रों के अंदर छोटे व्यापारियों के पास, इनके पास टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जो मूल सुविधाएं हैं उनकी अभाव है, जैसे मकान हो गया, सड़क हो गई, बिजली हो गई। कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पे इन मूल सुविधाओं का भी आज के टाइम में अभाव है। नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं करना, मतलब हम अभी तक हमारे प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो शिक्षा के हमारे मानक है वो भी बहुत खराब है। हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा हमें बाद में नौकरी दिलाती है, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। डेफिसिट बजट, यानी हमारा जो बजट है वो घाटे का बजट है, हम माइनस में ही रहते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ऊपर लोन की तरह उधारी पे चलते हैं हमारा देश। रिजिड लेबर लॉ और इनइक्वलिटी विद इन रीजन, मतलब एक क्षेत्र में कहीं ज़्यादा विकास है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, और इनकी तुलना में अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखोगे, राजस्थान देखोगे, बिहार देखोगे, तो ये बहुत पुअर स्टेट है। तो क्षेत्रों के अंदर ही असमानताएं देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी भारतीय इकोनॉमी की, इंडियन अर्थव्यवस्था की। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने आगे थे इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिसको कहते हैं क्या? आर्थिक नीति। क्लियर है? ऊपर वाले दोनों पॉइंटों में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, बस आपको ये इस तरीके से आपकी समरी जो है वो साथ में होनी चाहिए। अभी भी अगर नहीं बनाई है आपने फर्स्ट चैप्टर की, आज कष्ट करना, बैठ जाना तसल्ली से और समरी जो है वो तैयार कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर सबसे पहले तो हमने बेसिक जाना था कि पॉलिसी होती क्या है और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। तो मैंने कहा था इकोनॉमिक यानी आर्थिक पॉलिसी एक बड़ा शब्द है अपने आप में, और बड़ा शब्द मतलब साइज में बड़ा नहीं, इसके अंदर सभी तरह की जो नीतियां हैं
वो इसमें शामिल है। मतलब कृषि की कह दो, उद्योग जगत की कह दो, सेवा की कह दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, ये सब जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई पॉलिसीज है, ये सब किसमें शामिल है, इसमें शामिल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी अपने आप में एक वाइड टर्म है, बड़ी टर्म है। अब क्या होती है पॉलिसी, तो इसमें हमने कहा था ये एक सेट ऑफ वो स्टेटमेंट है, वो लक्ष्य है गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हासिल करना चाहती है, और उन्हें प्राप्त करने के जो स्टेप्स है वो भी इसके अंदर लिखे होते हैं। ठीक है, अब जो है भारत के अंदर दो तरह की पॉलिसी चलती है इकोनॉमिक पॉलिसी, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, और एक माइक्रो। मैक्रो यानी जो बड़े स्तर पे, यानी सभी के लिए जो नीतियां बनती हैं। माइक्रो जो छोटे स्तर पे, ये किसी खास क्षेत्र के लिए, किसी खास के लिए बनती है हमेशा, मतलब स्पेसिफिक होती है। अब मैक्रो में कौन कौन सी पॉलिसियाँ आ सकती है, नीति मतलब कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, तो नेशनल आउटपुट यानी देश की जीडीपी क्या रहेगी, नेशनल इनकम क्या रहेगी, ये बातें। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी रहेगी, बेरोजगारी की दर कितनी रहेगी, ये सारी बातें। प्राइस लेवल मतलब जनरल कीमतों का स्तर क्या रहेगा। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकी क्या दर रहेगी। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा, इन्फ्लेशन, महंगाई की दर क्या रहेगी। इस तरह की जो जनरल बातें जो सभी को प्रभावित करती है, ये सब नीतियाँ बनती हैं, इन्हें बोलते हैं हम मैक्रो लेवल की पॉलिसी, मतलब बड़े स्तर की जो पूरे देश के लिए। दूसरा माइक्रो लेवल की, मतलब छोटे स्तर की, कि भाई कृषि को लेके हमारी ये नीति है, उद्योग को लेके ये है, सेवा में लेके ये है। अब जैसे उद्योग के अंदर भी टेक्सटाइल के लिए ये पॉलिसी है, ठीक है, सीमेंट के लिए ये है, सेवाओं में आईटी सेक्टर के लिए ये है, एक्सपोर्ट के लिए, मतलब हर क्षेत्र को एड्रेस करने वाली जो नीतियाँ होती है और सरकार बनाती है। आपने देखा होगा हर जो एरिया है उसके लिए अलग है, जैसे ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए अलग है, उसमें भी सोलर पावर के लिए अलग नीति है। मतलब हर सेक्टर स्पेसिफिक जो नीतियाँ होती हैं वो। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो दो तरह की बनाई जाती है, एक तो मैक्रो यानी सभी के लिए जो कॉमन, और माइक्रो यानी जो स्पेसिफिक हो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने देखा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी जो 1991 के अंदर आई थी नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब आई, 1991 के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस नई आर्थिक नीति के अंदर हमारा जो इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बेसिकली क्या हो गया था, चेंज हो गया था। चेंज कैसे हो गया था, तो वो हम समझते हैं 3 मेजर रिफॉर्म्स हुए थे। और इन रिफॉर्म्स के पीछे कौन थे, तो मैं पहला तो बता दूं, उस टाइम पे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जो कमेटी बनाई गई थी इन रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए, उनको पीवी नरसिम्हा राव कमेटी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे लोग थे। वजह क्या थी वो भी मैंने बताई। एक तो मेन वजह थी उस टाइम का इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। दूसरा हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था, हमारा जो विदेशी भंडार था वो बहुत सीमित रह गया था। तो इस कारण ये नई आर्थिक नीति हमें लानी पड़ी। और जब ये हम आर्थिक नीति लेके आए तो इसमें 3 ये बड़े सुधार हुए। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ये वैश्वीकरण। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन में क्या चीज़ें थी, सुनिएगा ध्यान से। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है, जो कंट्रोल्स है, उन्हें ख़त्म करना।
सरकार जो है देखो ना, हर चीज़ के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल, काबू करके बैठी हुई है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आपको नई फैक्ट्री लगानी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना कैपेसिटी होगा प्रोडक्शन, वो आपको गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। एक के बाद दूसरी फैक्ट्री खोलनी है, फिर से लाइसेंस लो, कभी भी वहाँ पे इंस्पेक्शन हो सकता है। तो ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। बैंक की इंटरेस्ट रेट कौन तय करती है? गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। आप बाहर से कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आओगे? गवर्नमेंट तय करती है। बाहर से टेक्नोलॉजी लाओगे कि नहीं लाओगे? गवर्नमेंट तय करती है। सब किसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का जो ये रेस्ट्रिक्शन जो थे, जो कंट्रोल्स थे, जो नियंत्रण थे, उन्हें क्या किया गया? खत्म किया गया, ठीक है। चलो वो तो आगे देख लेंगे। निजीकरण में क्या हुआ? सरकारी जो कंपनियां थी उन्हें क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जो भी उनमें निवेश था सरकार ने बेच दिया, ठीक है। वैश्वीकरण में इंडिया को पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया गया, और जोड़ने का मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब जो ड्यूटीज़ लगती थी 200% तक, वो ड्यूटीज़ क्या कर दी गई? कम कर दी गई। बहुत ही लिमिटेड ड्यूटी, 5%, 10%, सिर्फ इतना सा टैक्स लेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या जिसको बोलते हैं FDI, वो अलाउ किया गया। पहले 40% तक अलाउ था, अब 51% तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण इंडिया को ग्लोबल जो इकोनॉमी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसके साथ कनेक्ट किया गया। तो ये थी नई आर्थिक नीति, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी, यानी जो राजकोषीय नीति है। सबसे पहला सवाल यही था, ये होती क्या है फिस्कल पॉलिसी? तो हमने कहा था फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम, या उसको कह सकते हो रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर से संबंधित जो भी नीति होती है, भाई सरकार के पास कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, उसको मैनेज करने वाली पॉलिसी, ठीक है। इसको बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। बजट क्या होता है? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का, सालाना वित्तीय विवरण होता है, जिसके अंदर साल भर में बजट में हम क्या दिखाते हैं? रेवेन्यू, पैसा आया कहाँ से, खर्चा कहाँ हुआ, ठीक है। तो यही पूरा क्या कहलाता है? फिस्कल पॉलिसी। इसके कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो नंबर 1, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, सरकार का पैसा आएगा कहाँ से। दूसरा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, सरकारी पैसा जाएगा कहाँ। और तीसरा, गवर्नमेंट के डेट। डेट किसको बोलते हैं? जो लोन ले रखे हैं वो सारे। क्लियर? तो ये 3 पार्ट इसके मेजर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। एक तो रेवेन्यू को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके और लोन को लेके। फिर गवर्नमेंट रिसिप्ट, आय में क्या क्या थे हमने देखा था। 2 तरह की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू यानी आयगत, और ये पूंजीगत, मतलब जो कभी कभी रिसीव हो वो तो कैपिटल, और जो रोजाना हमें प्राप्त होती है वो रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के अंदर भी 2 तरह की थी, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स से प्राप्त होने वाले, नॉन टैक्स। इसमें भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कौन से थे बताओ? तो इसमें एक तो
लोन्स, बोरोइंग जो उधार लिया, रिकवरी ऑफ लोन, कोई सेल या डिसइन्वेस्टमेंट कुछ बेचा तो उससे पैसे आए वो, ये सब। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर देखें तो इसमें भी सिमिलर वही बात आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले इसका दो हिसाब में चलता था, प्लान और नॉन प्लान, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन के साथ ही सिस्टम खत्म कर दिया। फिर डेफिसिट, डेफिसिट यानी घाटे, यानी सरकार के जो नुकसान है, घाटे हैं वो। डेफिसिट या सरप्लस दो वर्ड होते हैं। सरप्लस तो जब बचत हो, मतलब सरकार की आय ज़्यादा खर्चे कम, जो होना नहीं है। क्यों? सरकार तो कोई प्रॉफिट बिजनेस तो कर नहीं रही है, तो सरकार की आय तो कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो हमेशा डेफिसिट यानी घाटे में ही रहती है। तो डेफिसिट यानी बेसिकली घाटा। तो मेनली ये दो तरह के डेफिसिट होते हैं, एक तो रेवेन्यू और एक फिस्कल। फिस्कल का ही दूसरा नाम है बजट डेफिसिट, यानी बजट घाटा। और ये राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए क्या दर्शाते हैं ये दोनों, वो जानना जरूरी है। रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है कि आपकी रेवेन्यू इनकम कितनी है, मतलब जो रोजाना प्राप्त होने वाली आय कितनी है, उसमें से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर जो रोजाना खर्चे होते हैं वो कितने, तो हमें ये पता चल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। मतलब ये दर्शाता है कि हर साल जो हमें रेगुलर जो रेकरिंग इनकम प्राप्त हो रही है, जो हर साल टैक्स और इनसे पैसा मिल रहा है, वो तो मिल रहा है मान लो 100 रुपये, और सैलरी और जो मेंटेनेंस में जो खर्चा जो हर साल जाना ही जाना है, वो खर्चा है हमारा 120 का। मतलब हर साल 20 रुपये तो हम सिर्फ नया कुछ भी नहीं करें, 1 रुपये का भी नया खर्चा नहीं करें, सिर्फ जो सिस्टम चल रहा है उसको मेंटेन करना है, तो भी हर साल 20 रुपये का घाटा हमें झेलना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल पूरे बजट का घाटा दिखाता है, टोटल घाटा, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों घाटे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल इनकम दोनों आय ले लो, लेस कर दो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों तरह के खर्चे, तो ये टोटल आपका, इसको टोटल डेफिसिट भी कह सकते हो, टोटल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ जो कैपिटल इनकम है, इसमें जो नए लोन या बोरोइंग आपने की वो आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपका टोटल आय तो है वो 200 रुपये की है, टोटल खर्चा 250 रुपये का है, 50 रुपये का आपने उस घाटे की पूर्ति के लिए लोन लिया, तो वो 50 भी अगर इस आय में जोड़ दोगे कैपिटल में, तो ऊपर भी 250 नीचे भी 250, डेफिसिट जीरो आएगा। ठीक है, तो इसमें जो लोन लिए हैं नए लोन वो शामिल नहीं करेंगे हम जब डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आया था फिस्कल कंसोलिडेशन। ये कुछ नहीं है, मतलब ये क्या कहता है, सरकार अपने जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ाए। भाई जो रेवेन्यू सोर्सेज है जो हर साल प्राप्त होते हैं, एक तो उन्हें बढ़ाना, एक्सपेंडिचर्स को सही करना, मतलब जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ख़त्म करना, जो डेट है उधारी है उसको चुकाना, ये सब मैनेजमेंट का जो काम है इसको बोलते हैं फिस्कल कंसोल। मतलब हमारा जो फिस्कल जो बजट है उसको स्ट्रॉन्ग करना, बजट को क्या करना, मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट FRBM क्या था, ये फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक कानून 2003 के अंदर लाया गया था, और इस कानून का मकसद था सिंपल सा, क्या मकसद था बताओ, कि जो भी सरकार प्रेजेंट में चल रही है वो अपने बजट को मैनेज करे, जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिम्मेदारी है देश के लोगों के प्रति। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लोन जहाँ से मिले ले ले और देश को कर्ज में डुबा दे। मतलब यहाँ पे आप जो डेफिसिट है, जो लोन है, डेफिसिट है, उसकी एक लिमिट तय की हुई है, सीमा तय है कि 2% 3%, इससे ज़्यादा आप अधिक घाटे का बजट नहीं ला सकते। मान लो सरकार जाने वाली है 5वें साल, तो उसने बजट का जितना आय है उसका 3 गुना घोषणा कर दी कि ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे, बिजली फ्री, लाइट फ्री, हर चीज़ फ्री, तो पैसा कहाँ से आएगा?
कि ये तो घाटे में चला जाएगा, आने वाली सरकार भरेगी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जिम्मेदारी लाने के मकसद से ये एक्ट लाया गया। नेक्स्ट, फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब राज्य फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? जो संघीय ढांचा है अपना, संघीय ढांचा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जहां सेंटर प्लस स्टेट जो है वो मिलके काम करते हैं। तो ये फिस्कल यानी पैसों से रिलेटेड भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, उसके 7वें शेड्यूल के अंदर, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई थी, यूनियन, स्टेट और कॉनकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट में क्या दे रखे थे? वो सारे मुद्दे जिस पे कौन टैक्स ले सकता है? केंद्र सरकार। इसमें लिखी हुई थी वो सारे मुद्दे जिस पे राज्य सरकार और इस पे दोनों साथ मिलके टैक्स ले सकते हैं। अब जैसे इनकम टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट में है, सेल्स टैक्स जो है वो स्टेट लिस्ट में है, इस तरीके से, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, तो इसमें हमने हिस्ट्री देखी थी कि फिस्कल पॉलिसी जो है हमारी शुरुआत में तो हम पंचवर्षीय योजनाओं में चलते थे। 1990 के बाद एक टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी बनी, टैक्स के अंदर सुधार किए गए, जिसमें मेन तो इनकम टैक्स के अंदर मैट लाया गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, अप्रत्यक्ष कर, तो इसमें तो बहुत बड़ा सुधार हुआ। सबसे पहला 1994 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने एक सर्विस टैक्स नाम का नया टैक्स लागू किया। सर्विस टैक्स तब कोई जानता ही नहीं था कि सेवा दे रहे हैं, मतलब फिजिकल कुछ नहीं, सेवा क्या होती, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, उस पर टैक्स लगाया गया। फिर वैट सिस्टम लागू किया, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर मॉडवेट, सैनवेट, इसी के 2-3 वर्जन आए। फिर 2017 के अंदर जीएसटी लाया गया। तो ये सारे सुधार वहाँ से शुरू होके चलते आए थे। और लास्ट हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो जो औद्योगिक नीति है हमारे देश की, वो हमने पढ़ी थी। ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने करवा दिया, आज एक पूरा घंटा लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद था कि पहला टॉपिक है तो बहुत सारे आपके दिमाग में प्रश्न, डाउट होंगे, सवाल होंगे, तो कोशिश की सारी बातों को एक बार से तुरंत से वापस बताने की, ठीक है। बस आप जो है ये नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए इतना, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, फैला हुआ सब्जेक्ट है, ज़रूरी है आपके लिए इन चीज़ों को आप कंसाइज फॉर्म में लिखें, नहीं तो आपके लिए इस रायते को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 के अंदर, 4 ग्रुप के अंदर बांटा हुआ था, ग्रुप ए, बी, सी, डी। ए और बी गवर्नमेंट, ए में मोनोपोली थी, बी में नई सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, सी, डी जो थी वो प्राइवेट के लिए। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 के अंदर आई, इसमें 3 सेक्टर में बांटा गया। पहला सेक्टर गवर्नमेंट के लिए, तीसरा प्राइवेट के लिए और बीच वाला दोनों के लिए। फिर इसी का ये एक्सटेंशन 1977 में उसका वर्जन, अच्छा इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कि भारत का आर्थिक संविधान जो है वो ये है, ये मेन जो पॉलिसी थी वो 77 वाली थी। इसने गरीबों और टाइनी यूनिट, छोटी यूनिट के ऊपर फोकस किया। 1980 के अंदर लिबरलाइजेशन, हालांकि 1991 में हुआ था लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, लेकिन 1980 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और लिमिटेड लिबरलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ानी है तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये MRTP एक्ट आया 1959 का, फेरा एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंदर, और उसके बाद नई आर्थिक नीति जो आई, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई, वो आई 1991 के अंदर जब रिफॉर्म्स हुए तब, ठीक है। तो LPG रिफॉर्म्स हुए, अब उसमें गवर्नमेंट ने जो लिबरलाइजेशन ये किया, जो पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी 17 इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अब वो सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपनी मोनोपोली, मतलब सिर्फ ये काम गवर्नमेंट कर सकते हैं। और उन 8 को भी आज की डेट में सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है, एक तो रेल और दूसरा एटॉमिक एनर्जी। बाकी सभी क्षेत्रों में प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ अलाउड है, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, पहले बहुत सारी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के लिए, उसको घटा के सिर्फ 18 इंडस्ट्री कर दिया था 1991 में। कितनी? सिर्फ 18 इंडस्ट्री के लिए आपको लाइसेंस लेना है। और उसको आगे और जाके 1999 में सिर्फ कितनी इंडस्ट्री?
6 उद्योग ऐसे हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस लेना है, ठीक है। तो ये 18 इंडस्ट्री, 18 को भी फिर आगे 6 कौन कौन सी है? ड्रग्स, दवाई, हेजार्डस केमिकल जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं, एक्सप्लोजिव गन पाउडर और ये धमाकेदार चीज़ें, तंबाकू प्रोडक्ट, एल्कोहल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, हवाई जहाज वगैरह, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा जो है सुधार हुआ था इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, जो आज की डेट में आप देखते हो EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब की शुरुआत जो है वो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हुई थी। ये लेबर के लिए एक नेशनल रिन्यूअल फंड की शुरुआत हुई थी कि भाई लेबरों के वेलफेयर के लिए भी कुछ पैसा जमा किया जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने प्रयास किया, बहुत लंबा टॉपिक था, बहुत लंबा चौड़ा, खूब सारी बातें थी, लेकिन हमने इसको समराइज फॉर्म के अंदर आज क्विकली जो है पढ़ने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी, अच्छी लगी। और बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम के प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखिए कि तैयारी कर रहे हैं तो पास होने के लिए ही कर रहे हैं और पास होके रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और मेहनत कीजिए दबा के, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में पर्टिकुलर ये हो चुका है कि जब से क्लासेज वगैरह सब ऑनलाइन आ गई है तो एक तो टीचर्स का कोई महत्व नहीं रह गया है। मतलब 1 सेकंड में आप किसी को भी गाली निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम हो गई या वो लोग मेहनत कम कर रहे हैं। सब अपने अपनी जगह पे अच्छा प्रयास करने का कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं। बस हमें जो है वो क्या है, ऑप्शन ज़्यादा मिल गए तो हम हर चीज़ को हर चीज़ से कंपेयर करने लग गए, वो चीज़ सही नहीं है। आप जो है किसी एक को जो है बेस लीजिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए और फिर दबा के मेहनत कीजिए। अब सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो प्रॉब्लम ये छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके आती है कि कहीं कोई जो है नोट्स कैसे बनाएं, कैसे आगे बढ़ें, इन तरह की चीज़ों। तो देखिए हल तभी निकलेगा जब आप शुरू करोगे कुछ भी। अगर आप उसको बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्यूरेट वैसे नोट्स बनाने चलोगे तो वो काम नहीं होना है। आपको नोट्स वैसे बनाने हैं जो एक तो फटाफट हो, क्विक हो, दूसरा समराइज्ड फॉर्म में हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर।